हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में स्कम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2022 के जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनमें केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ बच्चों ने केमिस्ट्री के सिलेबस में जो चेंज हुआ, यानी पहले के सिलेबस में कितना कट कर दिया गया, उसकी वजह से जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस में कितना पोर्शन आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट यानी इकाई 1 का जो चैप्टर, और वो है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में आपको बताएं, सिलेबस आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें देखिए आपको बताएं सॉलिड स्टेट में जो मेन चीज़ें आपको पढ़नी है वो होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस काम करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके आधार पर सॉलिड्स कितने टाइप से होते हैं। तो पहला पोर्शन लिखा है ना, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, यानी इसमें 4 टाइप्स बताना आपको, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक। अंग्रेजी में कहें तो ये टाइप्स होंगे मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट एंड मेटेलिक। ये 4 टाइप्स के सॉलिड्स बाइंडिंग फोर्सेस के आधार पर, बंधन बलों के आधार पर। उसके बाद से जो चीज़ आपको पढ़नी है, ये जानना था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, जो शुरू में ही बताया जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स, इसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद से जो जालक होता है ठोस का, वो कैसा होता है। तो जालक से रिलेटेड आपको जो पोर्शन पढ़ना है, इसमें लिखा है द्विविमीय और त्रिविमीय जालक, यानी अंग्रेजी में कहें तो 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लैटिसेस, ये पढ़ना आपको। और जालक बना किससे होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसे कहते हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल। तो एकक कोशिकाओं के बारे में जानना है कि कोशिका किसे कहते हैं और एकक कोशिकाएं कितने तरह की होती हैं, यानी यूनिट सेल्स के बारे में जानना है। अब सॉलिड्स में ये यूनिट सेल्स होती हैं, कैसे पैक होती हैं, यानी या जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, एक्चुअली आपस में बाइंडिंग फोर्सेस के द्वारा किस तरह से पैक होते हैं। तो ये जो संरचना होती है, पैक्ड स्ट्रक्चर या संकुलित संरचना या निविड़ संकुलित संरचना, उसके बारे में पढ़ना है आपको। तो जानना है आपको, इसमें ये पोर्शन है जैसे ठोसों में संकुलन, पैकिंग इन सॉलिड्स, ये पोर्शन पढ़ना है, पैकिंग इन सॉलिड्स। और पैकिंग हो गई तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, संकुलन क्षमता, ये लिखा हुआ है। संकुलन क्षमता क्या होगी, यानी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इसके बारे में आपको जानना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी जान लेंगे, फिर जानेंगे कि जो यूनिट सेल है, एकक कोशिका है, उसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, उसके घनत्व का परिकलन कैसे करेंगे। तो एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, यानी कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसके बारे में जानना है। और फिर आपको जानना है कि एक यूनिट सेल में एटम्स की नंबर कितनी होती है। घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या ये कितनी होती है। आपको ये भी जानना है कि जब पैकिंग होती है तो बीच में जो खाली स्थान या रिक्त स्थान बचते हैं, जिन उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं रिक्तियाँ, या अंग्रेजी में कहते हैं वाइड्स। तो ये वाइड्स या रिक्तियाँ कितने तरह की होती हैं, इनके बारे में जानना है। और लास्ट में आपको जानना है कि जो क्रिस्टल बनता है वो हमेशा आइडियल नहीं होता है, यानी उसके सभी लैटिस पॉइंट्स या जालक बिंदु हमेशा अपने निर्धारित स्थान पर नहीं होते। इसके कारण उनमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं, और वो कहलाते हैं बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट्स। तो हमें पढ़ना है इसके बारे में
पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। तो ये हमने आपको बताया कि यूनिट 1 यानी सॉलिड स्टेट में आपको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या स्टडी करनी। यूनिट 2 जो है वो सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलियन। आपको यहाँ एक चीज़ बताएं कि सॉलिड स्टेट का अगर स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो राइट हैंड साइड में मार्क्स लिखे हैं उसमें ब्लू कलर से, वहाँ लिखा 0-5 मार्क्स, यानी ठोस अवस्था से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से विलियन यानी सॉल्यूशन से 7 मार्क्स यानी 7 अंकों के प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। अब इसमें है क्या, विलियनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। विलियन कितने तरह के होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठोसों के द्रव में बने विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी सॉलिड्स को हम लिक्विड में डिज़ाल्व करें, घोल दें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता कितने तरह से हम बता सकते हैं, जैसे कि नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ये नाम आपने पढ़ा होगा, ग्राम प्रति लीटर। तो ये जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं उनके बारे में जानना, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ये पढ़ना है। उसके बाद से गैसों की द्रवों में विलेयता। कोई गैस किसी लिक्विड में डिज़ाल्व होती है तो कितनी डिज़ाल्व होगी, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करेंगे, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, इसके बारे में पढ़ना है। ठोस विलियन, सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि क्या होते हैं। उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब इसमें क्या है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको जाननी है। ये लिखा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद से इससे रिलेटेड है राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। उसके बाद से क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, परासरण दाब यानी अंग्रेजी में जिसे कहें ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद से अणुसंख्य गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान प्राप्त करना, यानी जो फार्मूला आता है रिलेटिव लोअरिंग में या क्वथनांक के उन्नयन में, हिमांक के अवनमन में या परासरण दाब में, इसकी सहायता से हम उसमें जो किसी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिज़ाल्व होता है, किसी विलायक में जो विलेय घुलता है, उसका आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हमने बताया कि 7 मार्क्स का ये चैप्टर और इसमें इतने पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। यूनिट 3 यानी इकाई 3 वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। अभी देखना होगा कि कौन कौन सा सेक्शन जो होता है इसके सिलेबस में है। तो आप देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ यानी जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, ये हैं। उसके बाद से वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। उसके बाद से आपको पढ़ना है इसमें विशिष्ट एवं मोलर चालकता, यानी अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, इसके बारे में। फिर सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस या वेरिएशन इन कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ कोलराउस नियम, कोलराउस लॉ। उसके बाद से पढ़ना आपको इसमें वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इसके बारे में आपको जानना है। और फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये जानना है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नर्स समीकरण, नर्स इक्वेशन, और साथ में रासायनिक सेलों में इसका एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है, इट्स एप्लीकेशन इन केमिकल सेल्स, ये आपको जानना है। उसके बाद से गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन, गिब्स फ्री एनर्जी ये, और वेरिएशन इन ईएमएफ ऑफ सेल, इन दोनों के मध्य संबंध के बारे में जानना आपको, रिलेशन। तो ये आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन का पाठ्यक्रम क्या है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट चाहें तो इसका ले सकते हैं। यूनिट 4 यानी इकाई 4, इसमें चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं 5 अंकों के यानी 5 मार्क्स के। अब देखते हैं कि क्या क्या है सिलेबस में। सबसे पहले अवक्रिया का वेग, अवक्रिया की दर भी इसको कहते हैं, वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये दो तरह का आपको जानना है, औसत और तात्क्षणिक यानी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, दो तरह का। उसके बाद से अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कह सकते हैं या वेलोसिटी कह सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो 3 सिलेबस में है। सांद्रता, ताप उत्प्रेरक यानी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, ये 3 फैक्टर्स कैसे रेट को इफेक्ट करते हैं ये जानना है। अवक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अवक्रिया की आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये। उसके बाद से समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और अर्ध आयु, हाफ लाइफ, रिएक्शन की हाफ लाइफ। और किसके किसके लिए जानना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में शून्य कोट की अवक्रिया के लिए जानना है और प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए जानना है, ओनली फॉर 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये बताया आपको कि जो केमिकल काइनेटिक्स है या रासायनिक बलगतिकी है उसका सिलेबस क्या है और इसमें से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट 5 यानी इकाई 5, इसमें चैप्टर है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री, और इससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। अधिशोषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये देखना आपको। उसके बाद से ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जब गैसेज सॉलिड के सरफेस पर अधिशोषित होती हैं, एड्जॉर्ब होती हैं, तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स, ये। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है कोलाइडी अवस्था, कोलाइड के बारे में, ये कोलाइडी अवस्था के बारे में यानी कोलाइडल स्टेट के बारे में जानना है कि ये क्या होती है। और उसके बाद जानना है डिफ्रेंशिएशन, जानना है कोलाइड वास्तविक विलयन और निलंबन में, यानी डिफरेंसेस बिटवीन कोलाइड्स, टू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन, ये जानना है। और इसके बाद से हमको पढ़ना द्रव रागी, द्रव विरागी यानी लायोफोबिक, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं द्रव स्नेही, द्रव विरागी का मतलब द्रव विरोधी यानी लायोफोबिक कोलाइड्स, इनके बारे में जानना है। बहु आणविक और बृहद आणविक कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, इनके बारे में जानना है। कोलाइडों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडों की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है ये जानना है। और इसमें जानना है हमको टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ब्राउनी गति यानी ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत कण संचलन, ये वैद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस।
और लास्ट में स्कंदन यानी कोगुलेशन। तो ये हमने आपको बताया कि पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री में क्या है सिलेबस में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी पार्ट हम अगले वीडियो लेक्चर्स में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।